हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड। जैसा कि आप लोग जाने कि हम क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने आपको बताया था कि केंद्र में जो शासन कर रहा था उस समय वो आपके मुगल कर रहे थे। और जब मुगल शासक यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए और यहाँ से शासन कर रहे थे, जब ये कब की बात करें तो 18वीं शताब्दी की। और 1707 में हमने आपको बताया था कि जब अंतिम प्रतापी शासक होते हैं मुगल साम्राज्य संबंधित वो होते हैं औरंगजेब। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद से इनके बाद जितने भी शासक आते हैं वो अयोग्य आते हैं और या फिर कहें कमज़ोर शासक होते हैं। इसके बाद जो है मुगल साम्राज्य पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं यानी क्षेत्रीय आपके शक्तियाँ वो क्या करती हैं, अपने आप को स्वतंत्र करने लगती हैं और वहाँ के ये अपने आप को स्वतंत्र करके स्वतंत्र संस्थापक बन जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि बंगाल के जो है संस्थापक बनते हैं। स्वतंत्र बंगाल की संस्थापक कौन होता है तो मुर्शीद कुली का। उसी प्रकार का हमने आपको हैदराबाद का बताया था कि हैदराबाद के जो संस्थापक बनते हैं निजाम उल मुल्क बनते हैं, जिनको हम चिनक्रीज खां भी बोलते हैं। उसी प्रकार से हमने कर्नाटक में बताया था, यहाँ पे कर्नाटक में बनते हैं सादुतुल्ला खां। और अवध हमने आपको बताया था कि अवध यहाँ पे जो है जो कि लखनऊ कानपुर और अवध का जो क्षेत्र है वहाँ पे सआदत खां जो है इसके स्वतंत्र संस्थापक बनते हैं, जिनको हम बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। इनकी उपाधि है सआदत खां की, जो अवध के संस्थापक बनते हैं। और मैसूर हमने आपको बताया था यहाँ पे था, इसके जो आधुनिक मैसूर के संस्थापक कौन बनते हैं तो हमने आपको बताया था कल हैदर अली। तो ये सब बातें हम कर चुके हैं। तो बंगाल के बारे में पढ़ चुके हैं, हैदराबाद के बारे में पढ़ चुके हैं, आपके कर्नाटक अवध और मैसूर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पंजाब के बारे में, जो कि इस वाले भाग में जो है पहले जो ये आपके जो पाकिस्तान है हिंदुस्तान का जो ये वाला एरिया है आपके पश्चिमी, ये आपका पूरा आपका पंजाब हुआ करता था। इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और इसके आसपास की जो नदियाँ हैं 5 प्रकार की, उनके बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पंजाब जो है 5 नदियों से मिलकर बना है। इन सब बातों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे यहीं पे जो है हम यहाँ पे जो मध्यकालीन आप पढ़ते होंगे सिख समुदाय से संबंधित 10 गुरुओं को भी हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सब बातों को हम यहाँ पे देख लेंगे। और फ्रेंड्स ये भी आपको नोट करना है कि हमने जितने भी आपके क्षेत्रीय शक्तियों संबंधी घटनाएं बताई हैं वो आपको याद होना चाहिए। और इनके संस्थापक होंगे जैसे कि ब्लैक होल की घटना कब हुई, अलीनगर की संधि कब हुई, प्लासी का युद्ध हमने आपको बताया था, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, द्वैत शासन कब लाया गया था। और इस प्रकार से हमने 3 कर्नाटक युद्ध पढ़ा है, उनसे संबंधित संधियाँ पढ़ी है। मैसूर आपको पढ़ चुके कल, यानी आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था 4 प्रकार की, उसमें हमने देखा था कि कौन कौन सी संधियाँ हुई, हैदर अली किस प्रकार से मरते हैं, कब मरते हैं, और आपके जो टीपू सुल्तान है उनकी मृत्यु कब होती है, उनसे संबंधित जो श्रीरंगपट्टनम की संधि, मंगलौर की संधि, मद्रास की संधि। और हमने आपको बताया था कि जो आपके कर्नाटक युद्ध से संबंधित जो आपका था 3 प्रकार की संधियाँ हमने आपको बताई थी, जैसे कि एला सापला की संधि कब हुई है। और ये सारी बातें आपको याद रखनी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन यहीं से बनते हैं डायरेक्ट युद्ध से ही, कौन संधियाँ हुई है, कौन कौन सी घटनाएं कब की है और इनके संस्थापक। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि सिख समुदाय संबंधित जो 10 गुरु हैं इनके बारे में, और जो आधुनिक आपके पंजाब है इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपके पहले गुरु होते हैं वो होते हैं आपके गुरु नानक देव। तो सिख समुदाय के संस्थापक पूछा जाए तो गुरु नानक देव ही आपको लगाना है। और ये जो है पहले गुरु होते हैं, जो 10 सिख समुदाय के 10 गुरु होते हैं उनमें से पहले गुरु माने जाते हैं आपके गुरु नानक देव, और इन्हीं को संस्थापक भी कहा जाता है। और इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब स्थान पर होता है, जो कि फिलहाल में कहाँ है तो पाकिस्तान में है। तो इनका जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी के एक स्थान है ननकाना साहिब, इनका जन्म होता है। अभी फिलहाल में ये पाकिस्तान में है। और अंतिम समय जो है यानी इनकी मृत्यु जो है करतारपुर में, ये भी पाकिस्तान में 1539 ईस्वी में होता है। और वहीं पे जो है करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है और इंडिया पाकिस्तान का ये स्थान है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और गुरु नानक से संबंधित कुछ आपको नोट करना पॉइंट कि गुरु जो नानक देव थे इन्होंने गुरु का लंगर शुरुआत किया था, और इनकी रचना जो है जप जी इनकी रचना, ये भी आपको नोट करना है। तो गुरु जो लंगर आप सुनते होंगे, जो आप गुरुद्वारे में लंगर चलाया जाता है, उसकी शुरुआत करने वाले जो हैं गुरु नानक ही देव थे, ये भी आपको नोट करना है। इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और ये जो है सिख समुदाय के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक देव, ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अगले गुरु आते हैं गुरु अंगद देव। ये इंपॉर्टेंट है इनसे संबंधित कि इनका जो प्रारंभिक नाम था वो था लहना, इनको लहना कहा जाता था, इनका नाम है गुरु अंगद देव का। और ये भी आपको नोट करना है कि लंगर जो व्यवस्था थी इसको अस्थाई बनाने में इनका सहयोग था। तो ये यहाँ से क्या करते हैं, इसको जो आपका लंगर व्यवस्था शुरू की गई थी गुरु नानक देव के द्वारा, उनको जो है ये अस्थाई बना देते हैं। तो लंगर व्यवस्था को अस्थाई बनाने वाले वो कौन थे तो गुरु अंगद देव, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। और गुरुमुखी लिपि का विकास करने वाले भी ये भी आपको नोट करना है अंगद देव ही थे। और गुरु नानक देव के जो उपदेश थे उसको आदि ग्रंथ में संकलित भी इन्होंने करवाया था,
ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो गुरु नानक देव के जितने भी उपदेश थे उसको जो है आदि ग्रंथ में संकलित करवाने वाले जो है गुरु अंगद देव हैं, और गुरुमुखी लिपि इन्हीं के द्वारा विकास की गई थी। अगले गुरु आते हैं गुरु अमरदास। अगर इनकी बात करें तो ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन कहे जाते हैं। अमरदास और रामदास ये दोनों जो है अकबर के समकालीन थे, और इनसे 22 गद्दियों की स्थापना की थी इन्होंने, अमरदास ने। तो गुरु अमरदास तीसरे गुरु हो गए। पहले आपके गुरु नानक हो गए, दूसरे गुरु अंगद देव हो गए, गुरु अमरदास तीसरे हो गए। चौथे आते हैं गुरु रामदास, उसके बाद से पाँचवें आप गुरु अर्जुन देव को पढ़ेंगे। और लौड़ा नामक जो है विवाह प्रथा इन्होंने शुरू करा था, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि लौड़ा नामक जो विवाह प्रथा शुरू किसने किया था, तो गुरु अमरदास ने, ये भी क्वेश्चन पूछा है, और अकबर के समकालीन थे, और ये जो तीसरे नंबर के गुरु थे। क्रम भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन तीसरे हैं, कौन दूसरे हैं, कौन चौथे हैं, 5वें 7वें 8वें 9वें 10वें। तो 10 ही लोग हैं और 10 क्रम आपको याद होने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगले आते हैं आपके गुरु रामदास। तो रामदास की बात करें तो ये भी अकबर के समकालीन थे, और अकबर ने इनको 500 बीघा जो है ज़मीन भेंट की थी, और रामदास नगर इन्होंने बसाया था, जो कि वर्तमान में अमृतसर है। उस 500 जो बीघा अकबर ने जो दिया था इनको, गुरु रामदास को, वहाँ पे क्या करते हैं, रामदास नगर बसाते हैं, और जिसका वर्तमान आप देखते होंगे अमृतसर, वो उसी का नाम है रामदास, पुराना नाम इसका रामदास नगर, ये भी आपको नोट करना है। तो रामदास नगर की स्थापना करने वाले गुरु रामदास, जो कि अभी फिलहाल में इसका वर्तमान नाम अमृतसर है, ये भी आपको नोट करना है। और अमृतसर तालाब की भी स्थापना करते हैं। तो अमृतसर शहर और अमृतसर तालाब की स्थापना कौन करते हैं, यानी निर्माण कौन करवाते हैं, तो गुरु रामदास। और 500 बीघा जो जमीन दी गई थी अकबर के द्वारा, उसी स्थान पर ये ऐसा करते हैं। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। और चौथे ये गुरु थे। और 5वें गुरु जो है गुरु अर्जुन देव हम पढ़ेंगे। तो 5वें गुरु का नाम जो है गुरु अर्जुन देव। तो हमने पहला गुरु बताया गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव दूसरे हो गए, गुरु अमरदास तीसरे हो गए, गुरु रामदास चौथे हो गए, गुरु अर्जुन देव जो है 5वें हो गए। इनका क्रम आपको कम से कम 5 तो याद ही होना चाहिए कि कौन पहले हैं, कौन दूसरे गुरु हैं, तीसरे चौथे 5वें, और इन्होंने क्या करवाया है, इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो ये जो है आदि ग्रंथ की रचना करने वाले जो हैं गुरु अर्जुन देव कहे जाते हैं। और आदि ग्रंथ में जो है इन 10 गुरुओं के अलावा जो है, यानी जो आपके सिख गुरु हैं 10, उनके अलावा भी जो है इसमें आदि ग्रंथ में कबीर, रैदास, बाबा फरीद और नामदेव जो है, इनके जो है उल्लेख भी मिलता है, ये भी आपको नोट करना है। तो कबीर, रैदास और बाबा फरीद और नामदेव जी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो आदि ग्रंथ में मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो कबीरदास, रैदास, बाबा फरीद और नामदेव, इनका भी उल्लेख जो है आदि ग्रंथ में मिलता है, जो कि सिख गुरुओं जो थे 10, उनके अलावा भी इनका जिक्र मिलता है। गुरु पद जो है इनके समय से पैतृक हो जाता है। देखिए फ्रेंड, जो गुरु रामदास है इन्होंने कहा था कि अब जो है क्या होगा कि पैतृक हो जाएगा, ये गुरु का जो भी पद है पैतृक हो जाता है। लेकिन गुरु अर्जुन देव जो इनके पुत्र थे रामदास, उसके बाद जो है गुरु का जो पद है वो क्या होता है, पैतृक हो जाता है। तो गुरु अर्जुन देव के समय से क्या होता है, गुरु का पद पैतृक हो जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा था, किस गुरु के समय जो है गुरु का पद पैतृक हो गया था, तो गुरु अर्जुन देव के समय में। और ये भी आपको नोट करना है कि हरमंदिर साहब जो मंदिर आप पढ़ते होंगे, हर मंदिर, इन्होंने जो मंदिर निर्माण करवाया था, जो कि अभी फिलहाल में आप पढ़ते होंगे स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, वो उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी गुरु अर्जुन देव ने। और वो जो उस समय नाम था इसका हरमंदिर साहब मंदिर, ये भी आपको नोट करना है। तो हरमंदिर साहब जो है इसका नाम था, स्थापना अमृतसर में करवाई गई थी गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और नींव इसका रखा गया था हर मंदिर का, वो मियाँ मीर के द्वारा रखा गया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि हर मंदिर जो साहब मंदिर है उसका जो है कौन नींव रखा था, तो मियाँ मीर, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। और सोना चढ़वाने इस पे कौन आया, मतलब किसने चढ़वाया था, तो राजा रणजीत सिंह जो थे इस पे जो है सोना चढ़वाने वाले हैं। और इसके बाद से इसका नाम जो है स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। तो हर मंदिर पे सोना चढ़वाने वाले कौन आपके राजा थे, तो राणा रणजीत सिंह, जिसको ये शुकर चकिया मिशन के थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। और हर मंदिर का जो नींव रखे थे मियाँ मीर, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। और ये कहाँ स्थित है, तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। ये सारी बातें आपको नोट करना है। अगले गुरु आते हैं आपके छठे गुरु। देखिए फ्रेंड्स, छठे गुरु के बारे में आपको नोट करना है कि अकाल तख्त जो है हरगोविंद ने निर्माण करवाया था। 12 फीट ऊंचाई पे एक तख्त था, जिसका निर्माण जो है हरगोविंद के द्वारा करवाया जाता है। और ये जो है छठवें गुरु थे। 7वें गुरु आते हैं 7वें नंबर के हर राय गुरु। और आपके 8वें गुरु आते हैं गुरु हरिकिशन। तो गुरु गोविंद, हर राय और हरिकिशन 8वें आते हैं। इंपॉर्टेंट आते हैं इसके बाद से। तो हमने आपको पहला बताया गुरु नानक देव, दूसरे अंगद,
तीसरे आपके गुरु अमरदास, चौथे अमर रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे हरगोविंद। हरगोविंद में आपको नोट कर लेना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अकाल तख्त की निर्माण करवाने वाले कौन थे, तो वो थे गुरु हरगोविंद, ये भी आपको नोट कर लेना है। और अमृतसर को किलाबंदी भी करवाया था, ये भी आपको नोट करना है। यहाँ पे जो है गुरु हरगोविंद जो है इन्होंने जो आपका अमृतसर था उसको किलाबंदी भी करवाया था और अकाल तख्त का निर्माण करवाया था गुरु हरगोविंद ने। उसके बाद से आते हैं हर राय, उसके बाद से आते हैं 8वें नंबर पे हरिकिशन, उसके बाद से आते हैं आपके, और ये भी नोट करना है फ्रेंड्स, आपको ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो गुरु अर्जुन देव थे 5वें नंबर के, अभी हमने आपको बताया इनकी जो हत्या किसने करवाई थी, तो जहांगीर ने इनकी मृत्यु दंड दे दिया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसका जो पुत्र था खुसरो का, उसको समर्थन देने के कारण जो है, यानी जो खुसरो था उसको समर्थन दिए थे आपके गुरु, आपके 5वें गुरु अर्जुन देव। उसके बाद से जो है उसी लिए जो है ये जहांगीर जो है इनको 1606 में क्या करता है, मृत्यु दंड दे देता है, जो कि आपके 5वें गुरु है गुरु आपके अर्जुन देव। इसके बारे में भी आपको नोट कर लेना है, ये आपको लिख लेना है, यहाँ पे लिखा नहीं है तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। देखिए आगे आते हैं आपके 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, इनको जो है हिंद का चादर भी कहा जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। हिंद का चादर किस गुरु को कहा जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो गुरु आपके 9वें गुरु जो है तेग बहादुर को जो है हिंद का चादर कहा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। और औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी। 5वें गुरु की किसने हत्या करवाई थी, तो जहांगीर ने, और 9वें गुरु जो तेग बहादुर है उसका किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने। ये दोनों पॉइंट आपको नोट कर लें, ये कई बार क्वेश्चन पूछा। 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, इनकी जो मृत्यु है किसने करवाई थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। और दिल्ली में इनके जो शीश कलम करवा दिया था, यानी इन्हीं के नाम पे जो है गुरु तेग बहादुर के नाम पे ही शीशगंज जो गुरुद्वारा जो बनवाया गया है दिल्ली में, इन्हीं के नाम पे गुरु तेग बहादुर के नाम से, ये भी आपको नोट करना है। और हिंद का चादर भी कहा जाता है, और औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी। 10वें आते हैं, इंपॉर्टेंट है गुरु गोविंद सिंह, ये भी आपको नोट करना है। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो सिखों की ये अंतिम गुरु थे, इसके बाद से कोई गुरु नहीं बनता है, जो गुरु ग्रंथ साहिब था उसी को गुरु बना दिया जाता है, ये भी आपको नोट करना है। और ये जो है 1675 से लेके 1708 तक ये रहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। इनको जो है सच्चा बादशाह भी कहा जाता है, बादशाह नहीं सच्चा बादशाह कहा जाता है। अगर बादशाह पूछे तो गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है, और सच्चा बादशाह पूछे तो गुरु गोविंद सिंह को सच्चा बादशाह कहा जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। इनका जन्म पूछता है तो पटना बिहार में इनका जन्म हुआ है गुरु गोविंद सिंह के, और ये 10वें गुरु हैं। और हत्या जो है इनका करवा दिया जाता है नांदेड़ में 1708 में, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये सारी बातें जो है इनकी हत्या नांदेड़ में करवाई जाती है 1708 में गुरु गोविंद सिंह की। और 1699 में जो है बैसाखी के दिन जो है खालसा पंथ की स्थापना किए थे। तो इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें पूछता है कि इनको जो है सच्चा बादशाह किया कहा जाता है, और ये जो है 10वें गुरु थे। और जो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन गुरु थे, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु थे। और पाहुला प्रथा की शुरुआत भी इन्होंने की थी, पाहुला प्रथा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, और खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही करवाई थी। 5 प्रकार के जो काकार आप देखते होंगे, केस, कृपाण, कंगा, कच्छा और कड़ा, इनको जो है कहा था कि जो भी आपके सिख हैं ये इसको धारण करेंगे। 5 प्रकार के ककार को, केस, कृपाण, कंगा, कच्छा, कड़ा, इनको धारण करने के लिए ऐसा कहा गया था। और 5 प्यारे जो है 5 इनके शिष्य थे, जो कि इनको क्या कहा जाता है, तो 5 प्यारे इसको कहा जाता है। तो 5 शिष्य जो इनके थे उनको 5 प्यारे कहा जाता है, जिसमें कौन कौन थे, तो दयाराम थे, धर्मदास थे, और जगन्नाथ और हिम्मत, और 5वें जो है माधव सिंह। ये 5 जो शिष्य थे इनके, जिनको हम 5 प्यारे कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि 5 प्यारे किसके समय में थे, तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के समय थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये अंतिम गुरु थे। उसके बाद से जो भी आपका गुरु का पद है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद से जो इनके बाद से जो गुरु ग्रंथ था, गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को जो है यहाँ इनके पद पे बैठा जाता है। उसके बाद से कोई गुरु नहीं आते, ये भी आपको नोट कर लें। गुरु गोविंद जी के 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को क्या होता है, सरहिंद में दीवार में चुनवा दिया जाता है। और इन्हीं के जो है आपके नाम पे जो है जोरावर सिंह और फतेह सिंह के जो पुत्र थे उनके नाम पे जो है वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। और 26 दिसंबर को ये पहली बार मनाया गया 2022 में, ये भी आपको नोट करना है। तो वीर बाल दिवस जो है इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को नाम पे। और ये किसके पुत्र थे, तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। और वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई है, और 2022 में पहली बार मनाया गया, ये भी आपको नोट करना है। भविष्य में पवित्र ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु होंगे, अभी हमने आपको बताया। जो गुरु का पद है उसको समाप्त कर दिया जाता है इनके बाद, और गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु माने जाएंगे, ऐसा कहा जाता है इनके गुरु मतलब गुरु गोविंद सिंह के बाद।
अब देख लीजिए फ्रेंड्स कि इनके बाद एक शासक आते हैं बंदा बहादुर। इनकी हत्या जो है फर्रुख सियर, जिसको हम घृणित कायर भी बोलते हैं, और हमने आपको बताया भी था कि 1717 में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दस्तावेज प्रस्ताव करता है जो कि उसको व्यापार करने में क्या है, फ्री कर देता है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। और इसने जो है बंदा बहादुर की मृत्यु करवा देता है। उसके बाद से जो है आते हैं नेक्स्ट आपके प्रतापी शासक राणा रणजीत सिंह, जो कि शुकर चकिया मिसल के थे। इनके बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं जो ये पंजाब है, पंजाब ये जो भाग है ये आपका पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो पश्चिमी एरिया है, ये पूरा भाग जो है पंजाब हुआ करता था। और अगर बात करें तो यहाँ पे 5 नदियाँ थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो कौन कौन सी नदियाँ, तो आप देखते होंगे सिंधु नदी से होते हुए झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 प्रकार की जो नदियाँ हैं, इन्हीं ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो है ये जो नदियाँ हैं इन्हीं के नाम पे जो है पंजाब इसको नाम रखा गया है, ये भी आपको नोट करना है। तो 5 नदियाँ यहाँ होने के कारण जो है यहाँ की जो भूमि है वो फर्टिलाइज है, यानी यूँ कहें ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। तो जो अंग्रेज़ थे वो चाहते थे यहाँ पे भी अधिकार करना, और देखेंगे कि किस प्रकार से इस पे अधिकार करते हैं अंग्रेज। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्र राज्य का जो उद्भव है वो किस प्रकार से हुआ है। तो मुगलों जब कमज़ोर हो गए थे तो ये क्या हुआ, हमने आपको बताया था कि जो केंद्र में कौन बैठा है, तो मुगल बैठे हैं। उसके बाद जब मुगल कमज़ोर होता है तो इसका कारण ये भी बनता है इसके उदय होने का। और दूसरा कारण ये भी था कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे जो कि पश्चिम की तरफ से आक्रमण कर रहे थे, तो उनसे भी बचने के लिए ये अपने आप को मजबूत करते हैं। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से राणा रणजीत सिंह जो है अपने आप को किस प्रकार से कुशल बनाते हैं, और ये सबसे शक्तिशाली शासक कहे जाते हैं पंजाब के, ये भी आपको नोट करना है। और मुगलों के कमज़ोर होने के कारण ये जो उदय होता है, इस सब बातों को हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं राणा रणजीत सिंह के बारे में, जो कि देखिए फ्रेंड, सिख समुदाय में जो है 12 मिसल थे। मिसल का मतलब ये आपके समुदाय थे जो कि सिखों की टुकड़ियाँ थी, 12 भागों में बटी थी 12 समुदाय में। उसी में से एक आता है शुकर चकिया मिसल। तो शुकर चकिया मिसल के ही आपके राणा रणजीत सिंह थे, और ये जो है 1780 से लेकर 1839 तक ये शुकर चकिया मिसल यानी राणा रणजीत सिंह रहे थे, ये भी आपको नोट कर लें। और एशिया की दूसरी जो है सबसे शक्तिशाली सेनाएं इनके पास कही जाती है। आकलन ने ऐसा कहा था कि जो राणा रणजीत सिंह हैं ये जो है इनके पास जो है एशिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना है। और आकलन ने यह भी कहा था कि जो सबसे शक्तिशाली सेना है पहली नंबर पे ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये किसने कहा था, तो आकलन ने कहा था। इन्हें जो है अफगानी जो जमान शाह ने क्या किया था, राजा की उपाधि दी थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा कि जो महाराणा रणजीत सिंह है कि राज्य की राजधानी थी कौन, तो लाहौर जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, ध्यान सुनिएगा। अफगानी शासक जो जमान शाह ने जो पंजाब पर आक्रमण किया था, ध्यान सुनिएगा, तो उसने क्या किया, वापस जाते समय जो है जो इसका तोप था वो चिनाब नदी में गिर जाता है, जो जमान शाह है। ये कहानी आपको नोट करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो अफगानी शासक जमान शाह जो है यहाँ पे आक्रमण करता है लाहौर में, और वापस जाते समय इसका तोप जो है आपके चिनाब नदी में गिर जाता है। अभी हमने आपको बताया कि पंजाब में नदी है 5 प्रकार की, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो चिनाब नदी में इसकी जो है तोपें गिर जाती हैं। तो जो राणा रणजीत सिंह है इसको निकलवा के और इसको जो है वापस कर देते हैं, किसको, जमान शाह को। तो जमान शाह इससे जो है खुश होता है, और वो जो आप जीता हुआ था क्षेत्र लाहौर उसको गिफ्ट देते हैं, किसको, तो राणा रणजीत सिंह को। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो जमान शाह के द्वारा, अफगानी शासक जमान शाह के द्वारा राजा की उपाधि और लाहौर जो है वो किसको दी जाती है, तो राणा रणजीत सिंह को। किसके द्वारा, जमान शाह के द्वारा। और राणा रणजीत सिंह क्या करते हैं, इसको राजधानी बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो राणा रणजीत सिंह ने राज्य की राजधानी, अपने राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी, तो लाहौर में। और लाहौर किसने दिया था, तो जमान शाह ने, जो अफगानी शासक था, और राज्य की उपाधि भी जो है राणा रणजीत सिंह को देता है। ये दोनों तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। और ये भी आपको नोट कर लेना है कि राणा रणजीत सिंह किस मिसल के, तो शुकर चकिया मिसल के। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। और ये सबसे शक्तिशाली मिसल भी था, ये भी आपको नोट करना है। देखिए फ्रेंड्स, राणा रणजीत सिंह ने अफगानी शासक शाह शुजा को गद्दी पर बैठाने में मदद की थी, जिसके कारण से उपहार में उनको कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। और ये कैसे क्वेश्चन पूछा है, तो पूछा था कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है कहाँ से प्राप्त किया था। तो उसमें आपको लगाना है कि जो आपके अफगानी शासक शाह शुजा था उन्होंने ही क्या किया था, इसको मतलब कोहिनूर हीरा को राणा रणजीत सिंह को दिया था। तो राणा रणजीत सिंह को जो कोहिनूर हीरा है किसने दिया था, तो शाह शुजा को, शाह शुजा ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। और आपको मालूम हुआ कि जो अहमद शाह अब्दाली था वो जो है अफ़गान का था, और वो जो है जब ये अपने बेटे शाह शुजा को जो है
खदेड़ देते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जो राणा रणजीत सिंह है इन्होंने इनकी मदद की थी वहाँ पे आपके अफगान में शासन करने में। तो इन्होंने ही खुशी में आपको कोहिनूर हीरा दिया था राणा रणजीत सिंह को, तो शाह शुजा के द्वारा दी गई थी। और 4 प्रांत ये जो है ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा था, ध्यान सुनिए क्वेश्चन कैसे पूछा था कि ऑप्शन दिया था इनमें से कौन सा जो राज्य है वो राणा रणजीत सिंह के समय सम्मिलित नहीं था। तो वहाँ आपको ये याद रखना, ये चारों राज्य। लाहौर हमने आपको बताया कि लाहौर जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो अभी हमने आपको बताया कि जो आपके जमान शाह था इसने क्या दिया था, लाहौर को आपके जमान शाह के द्वारा लाहौर को जो है इनको उपहार में दिया गया था। और मुल्तान और पेशावर और कश्मीर को इन्होंने राणा रणजीत सिंह ने जीता था। 1818 में जो है मुल्तान को जीता था, 1819 में जो है आपके कश्मीर को जीता था और 1834 में पेशावर को जीता था। ये भी आपको नोट करना है। तो 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर, इन तीनों राज्यों को ये जीते थे। और लाहौर जो है इनको उपहार में दिया गया था, किसके द्वारा, तो जमान शाह के द्वारा। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये चारों प्रांत आपको याद रखने हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। अब देख लेते हैं अमृतसर की संधि। देखिए फ्रेंड 1809 में जो है एक अमृतसर की संधि की जाती है, किसके किसके बीच, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और जो पंजाब के जो राजा हैं राणा रणजीत सिंह के बीच इसका अमृतसर की संधि होती है 1809 में। और उस समय जो गवर्नर थे ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए गवर्नर जनरल जो थे उस समय कौन थे, लॉर्ड मिंटो थे। लेकिन पूछा जाता है कि किसके साथ ये संधि की गई थी, तो वो किया गया था मेटकाफ और राणा रणजीत सिंह के बीच। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गवर्नर जनरल कोई और था, मिंटो, और मेटकाफ और राणा रणजीत के बीच ये अमृतसर की संधि की जाती है 1809 में। डेट आपको याद रखना है। जितनी भी हमने आपको संधियाँ बताई है अभी तक, जो भी बंगाल से संबंधित, आपके मैसूर से संबंधित, कर्नाटक से संबंधित, ये सारी संधियाँ आपको याद रखनी है। और उससे संबंधित जो आपके युद्ध हैं वो भी आपको याद रखना है। और उसका जो डेट है वो सारी बातें आपको याद रखनी है। और अमृतसर की संधि हमने आपको बताया 1809 में किसके किसके बीच, तो राणा रणजीत सिंह और मेटकाफ के बीच हुआ था। उस समय जनरल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था, मिंटो था। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो है आपका पंजाब है और यहाँ पे इसके बीच जो है क्षेत्रीय विभाजन जो है, प्राकृतिक विभाजन जो कहा जाता है, दिल्ली और इसके बीच जो है कौन है, सतलज नदी। तो पंजाब और EIC के बीच जो है ये सीमा माना जाता है आपके सतलज नदी। और ये भी आपको नोट करना है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है, हर जगह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब ये पंजाब की तरफ आपकी नज़र गड़ाए बैठा है। तो यहाँ पे जो है जब ये आपके जो संधि हो जाती है अमृतसर की संधि 1809 में, तो ये कुछ समय के लिए ये कहा जाता है इनके बीच ये एग्रीमेंट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और राणा रणजीत सिंह के बीच कि जो है आप जो है इस क्षेत्र में नहीं आएंगे पंजाब में, और ये जो है ये इस क्षेत्र में नहीं आएंगे, ऐसा कहा जाता है इनके बीच। लेकिन जब इनकी मौत हो जाती है राणा रणजीत सिंह की बात, उसके बाद से जो है पंजाब का जो शासन है वो कमज़ोर हो जाता है और यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे चढ़ाई कर देती है। और हम आप पढ़ेंगे कि जो फ्रांसीसी यात्री है, और ये भी आप नोट करेंगे, जो फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा है इन्होंने राणा रणजीत सिंह को नेपोलियन कहा था। जब ये फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा यहाँ पे आता है तो देखता है कि जो राणा रणजीत सिंह की जो सेना है वो बिल्कुल आधुनिक तौर पे प्रशिक्षित है, बिल्कुल नेपोलियन की तरह इन्होंने व्यवस्थित रखा है, एकदम व्यवस्थित क्रम में। और इसीलिए जो है विक्टर जाकमा कहता है कि ये जो है भारत के नेपोलियन कहता है, ये कौन, विक्टर जाकमा। तो राणा रणजीत सिंह को ये कहा गया है। अंतिम शासक पूछा है कई बार कि जो पंजाब के अंतिम शासक कौन थे, तो दिलीप सिंह, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। और इनकी जो संरक्षिका थी, क्योंकि ये दिलीप सिंह जो थे अल्पव्यय थे, और इनकी जो संरक्षिका थी जिंदा कौर, ये भी आपको नोट कर लें। तो ये 2-3 पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि इनके अंतिम शासक कौन थे, तो और इनके जो संरक्षिका है जिंदा कौर और दिलीप सिंह जो है इनके अंतिम शासक थे। और ये भी क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब आपके इनकी मृत्यु हो जाती है इनके बाद आपके राणा रणजीत सिंह की, तो इनके बाद जो है इनका जो है पुत्र जो है खड़क सिंह इनका उत्तराधिकारी बनता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि राणा रणजीत सिंह का जो है उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो राणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी इनका पुत्र जो है खड़क सिंह बनता है। और उसके बाद से आते हैं नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, उसके बाद से दिलीप सिंह, जितने भी इसके बाद शासक आते हैं, इनके बाद राणा रणजीत सिंह के बाद वो सभी जो है कमज़ोर शासक आते हैं। और इसी प्रकार का इसी का फ़ायदा उठा के ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस पर आधिपत्य जमा लेती है। अब देखिए अगला पॉइंट राणा रणजीत सिंह की सेना के बारे में। इनकी सेना को फौज खास कहा जाता था और इसमें जो है विदेशी सेना भी शामिल थी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा था
कि कौन से आपके राज्य किस देश की सेना शामिल थी, उनका नाम बताइए। तो पूछा था कि जो फ्रांस का सेना था वो कौन था, तो अलार्ड इसमें फ्रांस का जो था वो घुड़सवार था, और बंतूरा इटली का जो है पैदल सेना इसमें शामिल था, और कोट और गार्डनर, तो 4 इसमें विदेशी शामिल थे इनके सेना में। फौज खास जिसको कहा जाता था, अलार्ड था फ्रांस का जो कि घुड़सवार था, बंतूरा जो था इटली का जो कि पैदल सेना में सम्मिलित था, और कोट और आर्डनर ये भी आपको नोट करना है। तो ये 4 सैनिक आपको याद रखना है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए जब अंतिम शासक दिलीप सिंह आते हैं तो ये कमज़ोर हो जाता है पूरी तरह से। उसके बाद से ईस्ट इंडिया इसी का फ़ायदा उठा के 2 युद्ध लड़ती है, आंग्ल और सिख युद्ध 2 लड़ी जाती है, 1845 लेके 1846 तक, और एक लड़ी जाती है आपके 1848 लेके 1849 तक। तो पहला अगर बात करें पहला आंग्ल सिख युद्ध की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर होते हैं हार्डिंग था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो पहला सिख आंग्ल युद्ध हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसमें गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ थे कौन, और उसमें दूसरे तरफ थे दिलीप सिंह, और इनकी जो संरक्षिका थी जिंदा कौर। ये भी आपको नोट करना है। इसमें जो है इनकी जो सेनापति था लाल सिंह, इसके साथ जो है इनके साथ जो है इन दोनों लोगों के साथ जो है विश्वासघात करके, और ये हार्डिंग से जाके मिलके यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके इनको हरा देता है, और इसी के बाद से जो एक संधि की जाती है 1846 में। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध के बाद एक संधि होती है 1846 में, लाहौर की संधि बोलते हैं, और जो कि इसका नाम भोरेवल की संधि बोलता है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। तो लाहौर की संधि और भोरेवल की संधि 1846 में, ये आपको नोट करना है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद। उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर था हार्डिंग था, और एक तरफ दिलीप सिंह जिंदल कौर इनकी संरक्षिका थी। दूसरे अगर आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो 1848 लेकर 1849 तक ये चला था, और इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था डलहौजी, और उसके बाद से दूसरे पक्ष में दिलीप सिंह थे। दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया जाता है, और जो आपके डलहौजी था इसने क्या किया 1849 में, जो कोहिनूर हीरा यहाँ पे जो था, अभी हम देखेंगे कोहिनूर का जो इतिहास है उसको भी हम पढ़ेंगे आगे। तो कोहिनूर हीरा को इंग्लैंड की जो महारानी है उनको जो है ये भेंट करके दे देता है। तो यहाँ से भारत से जो है कोहिनूर हीरा कहाँ जाता है, इंग्लैंड। किसके समय में, तो ये डलहौजी ने 1849 में यहाँ से महारानी जो आपके थी वहाँ पे उनको भेंट कर देता है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। और पंजाब को है विलय कर लिया जाता है 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये भी आपको नोट करना है। तो यहाँ से पंजाब का पूरी तरह से पतन हो जाता है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे किस प्रकार से जो है आपके जो राणा रणजीत सिंह जो कि शक्तिशाली शासक कहे जाते थे, उनकी मृत्यु के बाद जो है जितने भी शासक आते हैं जैसे कि नौनिहाल सिंह, खड़क सिंह, शेर सिंह, दिलीप सिंह अंतिम शासक कहे जाते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसके बाद से जो है 2 युद्ध लड़ा जाता है, आंग्ल सिख युद्ध, उसके बाद से संधियाँ की जाती है। लाहौर की संधि 1846 में पहले युद्ध के बाद, उसके बाद से जो है इनको जो है इंग्लैंड भेज दिया जाता है, और जो कोहिनूर हीरा है उनको भी जो है इनके साथ भेज दिया जाता है इंग्लैंड। तब से जो है इंग्लैंड में ही कोहिनूर हीरा है। अब देख लेते हैं इसका इतिहास जो है कोहिनूर हीरा का, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा में भी रहा है कि भारत वापस लाया जाए इस कोहिनूर हीरा को, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए फ्रेंड, कोहिनूर हीरा जो है ये गंटूर जिला जो है आप पढ़ते होंगे आंध्र प्रदेश, वहाँ पे गोलकुंडा खान से निकाला गया था, यानी वहाँ से प्राप्त किया गया था कोहिनूर हीरा। और उसके बाद जो है काकतीय वंश के पास ये 1310 में, आपको नोट करना है 1310 की बात हम कर रहे हैं, काकतीय वंश के पास होता है। जब उसके बाद से ये क्या करता है, जो दिल्ली आपके शासक होते हैं वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, उसका जो एक सैनिक होता है, आपका नोट कर लेना सेनापति मलिक काफूर, वो जो है इस पर आक्रमण करता है काकतीय वंश पे, और वो जो है यहाँ से कोहिनूर हीरा वापस लेके कहाँ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद, जो कि दिल्ली सल्तनत के यहाँ पे थे। अलाउद्दीन खिलजी आप जानते होंगे खिलजी वंश का था ये, तो यहाँ पे जाता है किसके पास, यानी दिल्ली प्रशासक के पास आता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास कोहिनूर हीरा। कौन लाता है, तो काकतीय वंश थे, मलिक काफूर लाता है, 1310 की बात कर रहे हैं। उसके बाद से ये जो आपके बाबर आते हैं, तो अब जो है ये बाबर के पास आता है, और बाबर के पास शाहजहाँ, क्योंकि ये धीरे धीरे इन्हीं शासनकाल में चल रहा था। तो दिल्ली शासनकाल, उसके बाद बाबर आते हैं, तो मुगल काल में चला आता है। और जो है मुगल काल से ये शाहजहाँ ये क्या करता है कि जो कोहिनूर हीरा है उसको मयूर सिंहासन में जड़वाता है। तो मयूर सिंहासन बनवाने वाला कौन शासक था, तो मुगल सम्राट जो था आपके, जो मुगल शासक कौन था, शाहजहाँ ने ये कोहिनूर हीरा को मयूर सिंहासन में जुड़वाता है। ये भी आपको नोट करना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद से जो है आपके ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाला जो नादिर शाह है ये आक्रमण करता है। तो नादिर शाह जो है इस पे भारत पे आक्रमण करता है, और उस समय जो है केंद्र में कौन बैठा है, तो मोहम्मद शाह रंगीला बैठा है। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है नादिर शाह, जो कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, उसको वो क्या करता है, यहाँ पे आक्रमण करता है, और जो है 1739 में क्या करता है, मयूर सिंहासन भी ले जाता है, और साथ साथ जो है बहुत सारे धन को लूट के ले जाता है।
और इसने जो है नादिर शाह ने हीरा को जो है कोहिनूर हीरा को माउंटेन ऑफ लाइट भी कहा है, ये भी आपको नोट करना है। तो पूछा था क्वेश्चन कि किसने जो है कोहिनूर हीरा को माउंटेन ऑफ लाइट कहा है, तो आपको नोट करना है नादिर शाह। और ये जो है ईरान का था और इसने अटैक किया था कहाँ पे, तो जब मोहम्मद शाह रंगीला जब केंद्र में बैठा उस समय जो ये यहाँ पे आता है, भारत में आक्रमण करता है और यह जब मयूर सिंहासन जो है इसको साथ लेके जाता है। उसके बाद से जो है उसके बाद से ये किसके पास चला जाता है, तो अफ़गानियों के पास चला जाता है। और हमने आपको बताया था कि जो आपके अहमद शाह अब्दाली है उसके पास चला जाता है ये से। उसके बाद से उसका पुत्र जो है शाह शुजा के पास आता है, और शाह शुजा हमने आपको बताया था कि राणा रणजीत सिंह ने इसकी हेल्प की थी आपके जो अफ़गानी शासक यानी शाह शुजा अहमद शाह अब्दाली के जो इसके झड़प हुई थी इसके पुत्र आपके शाह शुजा के समय, तो शाह शुजा को ये हेल्प करते हैं वहाँ पे राजगद्दी बैठने के लिए। उसके बाद से शाह शुजा जो इनको गिफ्ट में देता है राणा रणजीत सिंह को, और राणा रणजीत सिंह को जो अंतिम शासक यानी पंजाब के जो ये प्रतापी शासक होते हैं इनकी मृत्यु के बाद, और अंतिम शासक जो दिलीप सिंह होते हैं। हमने आपको बताया था कि पंजाब के अंतिम शासक कौन होते थे, दिलीप सिंह। और राणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो है जितने भी शासक आते हैं वो कमजोर आते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि राणा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी शासक इनका पुत्र जो है खड़क सिंह बनता है, उसके बाद नौनिहाल सिंह आता है, उसके बाद शेर सिंह, उसके बाद ये अंतिम शासक बनते हैं दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह के समय जो आपका द्वितीय आपके आंग्ल सिख में युद्ध होता है, तो द्वितीय आंग्ल सिख में कौन गवर्नर होता है, तो लॉर्ड डलहौजी होता है ईस्ट इंडिया की तरफ। और इनको जो है जो ये कम उम्र के थे दिलीप सिंह, तो इनको जो है लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, और इन्हीं के साथ जो है कोहिनूर हीरा जो है लंदन चला जाता है। और भेजने वाला कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी, ये भी आपको नोट कर लेना है। और प्रथम इसमें 3 टुकड़े किया गया था, यह भी आपको नोट करना है। जो आपके कोहिनूर हीरा उसको 3 टुकड़ा किया गया था। पहला जो है ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है, और 2 जो है उसको जो है ब्रिटेन के महारानी के मुकुट में विद्यमान किया गया, ये भी आपको नोट करना है। तो ब्रिटेन के महारानी में 2 मुकुट यानी मुकुट में जो ब्रिटेन के महारानी का मुकुट है उसमें 2 आपके कोहिनूर हीरा जड़ा गया है, और एक हिस्सा जो है ब्रिटेन के जो म्यूजियम है वहाँ पर रखा गया है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। तो हमने आपको बताया था कि ये जो डेट हैं ये आपके जैसे कि और जो संधियाँ हैं जो लड़ाइयाँ हैं ये सारी बातें इसे याद रखना है। और कौन कौन शासक जो प्रतापी जिससे संबंधित युद्ध हुआ है, संधियाँ हुई है, ये सारे आपको डेटे आपको याद रखना है। और कौन जो है इसके संस्थापक होते हैं, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो आज हमने देखा आपके पंजाब के बारे में पूरी तरह से जो भी आपके पॉइंट हो सकते थे, हमने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी बातें हमने देख लिया है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। कल हम मराठों के बारे में देखेंगे। तो हमने पढ़ा किस किस के बारे में, उसके संस्थापक के बारे में। तो बंगाल हमने देखा, फिर हमने देखा अवध के बारे में, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, पंजाब, इन सब बातों को हमने इन सब राज्यों के बारे में हमने देख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।